हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग जो है क्लास 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, फिजिकल फॉर्म स्ट्रक्चर एंड रिलीफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भारत की स्थिति है, अवस्थिति है और यहाँ की जो है कि कहाँ पे कौन से पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसके जो भी भौतिक स्वरूप है उसके बारे में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए जो है इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जो है एज ए कमेंट जरूर लिखें। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है ना। और इसका जो है अब आगे हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत को जो है किस तरह से 6 जो है भागों में, भौतिक भागों में बांटा गया है, यानी कि भारत जो है इंडिया को जो है वो 6 फिजिकल डिवीजन किए गए हैं। तो सबसे पहले जो है हिमालय पर्वत श्रेणी, फिर उत्तर का विशाल मैदान, नेक्स्ट जो है वो दक्षिण का पठार है, फिर तटीय मैदान है और भारतीय मरुस्थल, और सबसे आखिर में है जो है 6वें पे वो द्वीप समूह आता है। तो हम लोग पार्ट 1 में ऑलरेडी हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोग सेकेंड पार्ट में आज उत्तर का विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो जब उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या आता है कि हिमालय पर्वत का जो दक्षिण है और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो दक्षिण और दक्षिणी पठार में 3 प्रमुख नदी प्रणालियां क्या है, ये हम लोग सब जानते हैं। सबसे पहले जो है सिंधु है, दूसरी जो बड़ी नदी है वो गंगा है और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र है। ये तो क्या है, ये मुख्य नदी है और उसकी जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो बहुत सारी सहायक नदियों से बनकर ये जो है एक विशाल मैदान बनता है और इसे ही हम लोग सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और ये मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है और ये भारत की नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यानी कि जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व में जो है सबसे अधिक उपजाऊ यानी फर्टाइल लैंड है और सबसे जनसंख्या वाला मैदान भी है। और लाखों वर्षों में क्या होता है कि हिमालय के गिरिपाद में, मतलब गिरिपाद मतलब क्या होता है, जैसे ये हिमालय है और इसका जो नीचे का हिस्सा है ये इसको क्या कहते हैं, गिरिपाद कहते हैं। तो उसके स्थित में बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ के निक्षेप से जो है इस भाग का निर्माण हुआ है। और ये क्या है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। तो इसका जो टोटल एरिया है ये जो है पहाड़ का नीचे का, ये कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। पश्चिम में से जो पूर्व है, मतलब ये पश्चिम है, सॉरी ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो इधर से आर्थिक जो है इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। वहीं ये कितना है, 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगर इसको जो है हम लोग इसको जो है ये चौड़ाई मानेंगे और इसको लंबाई, तो ये कितना है, 2400 किलोमीटर है। और इसकी जो सॉरी ये लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है और ये जो है ये चौड़ाई जो है वो 150 से 500 किलोमीटर है। और ये मैदान जो है सामान्यतः समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 240 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी मैदान की ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पूर्व और पूर्वी मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है। यहाँ पे समझने की बात है कि जो पश्चिमी मैदान है तो उसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम की ओर जाता है और पूर्वी मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से क्या होता है, दक्षिण पूर्व की ओर है। और इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर जो है 4 उपभाग हैं और इस विशाल मैदान को भी क्या हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बड़ा भाग जो है वो पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। जिस तरह हम लोग हिमालय पर्वत को जो है 4 भागों में बांटा था, उसी तरह जो है हम लोग मैदान को भी 4 भागों में बांटेंगे। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बना भाग क्या है, पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है और इसका जो है बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिम भाग जो है इस भाग में सम्मिलित है। इस भाग में क्या है कि हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियां जो है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो नदियां होती है ये सिंधु की जो है वो सहायक नदियां है। इसमें रावी और ब्यास के जो दोआब है वो ऊपरी बारी दोआब कहलाते हैं और ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को जो है विष्ट दोआब कहा जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है, जो रावी और ब्यास है ना
उनके बीच का जो एरिया है वो क्या है, देखिए रा बी, रा और बी व्यास है ना, रा बी हो रहा है, उसी को उल्टा कर दिए तो ये बारी, तो ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। और वहीं ब्यास और सतलुज उसमें क्या है, वी और एस है, एस, तो इसी को मिला के जो है यहाँ पे है कि विस्ट जो है, और दोआब को विस्ट दोआब कहा जाता है। ये ट्रिक है ना। इस मैदान की जो है औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो इस मैदान की ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर है। और सामान्य ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये विशाल मैदान का दूसरा उपभाग जो है राजस्थान का मैदान है। तो अब जो हम लोग पंजाब के मैदान को पढ़ लिया, अब हम लोग राजस्थान जो दूसरा भाग है वो राजस्थान का मैदान है। और क्या बोल रहा है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 150 से 300 मीटर है। और इसका ढलान किधर है, उत्तर पूर्व से क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। और इसका विस्तार जो है अरावली पर्वत के पश्चिम में। इस ये मुख्यतः जो है अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है। और बालू का स्तूप यहाँ की जो है प्रमुख स्थलाकृति है। तो हम लोग बालू का स्तूप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, जैसे कि हवाएं चलती है तो एक जगह पे जैसे बालू जमा हो गया, फिर ये इधर से आके ये इधर से ऐसे आते आते ये जो है ये बहुत ही ऊंचा बन जाता है, और ये जो होता है ये बहुत नीचे रह जाता है। ये तो इसे ही क्या कहते हैं, हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं। तो बालू का स्तूप जो है यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। और पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियां भी है, जिसे क्या कहते हैं, हम लोग टोर कहते हैं। तो राजस्थान के मैदान में जो उस मैदान के जो पूर्वी भाग है वहां पे कई पहाड़ियां हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोर कहते हैं। और इस प्रदेश की जो एक प्रमुख नदी है वो कैसे है, लूनी नदी है। लूनी नदी की खास बात क्या है कि ये जो है किसी समुद्र में जाके नहीं मिल पाती है, बल्कि ये रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है। जो वर्षा के दिनों में कच्छ से रन तक ही जाती है, मतलब ये कच्छ से क्या है निकलती है और रन में जग के जो है वो रेगिस्तान में जाके ये गायब हो जाती है, ये समुद्र से नहीं मिल पाती है। और इस प्रदेश में क्या है, सांवर, डेगना, दिदवाना तथा कूचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी के झील है। यहाँ पे झील तो है लेकिन ये सब क्या है, खारे पानी का झील है। कौन कौन से झील है, सांवर, डेगना, दिदवाना और कूचापन। यमुना नदी से लेकर पूर्व में क्या है, बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को क्या कहते हैं, हम लोग मध्यवर्तीय मैदान कहते हैं या फिर गंगा का मैदान कहते हैं। और ये विशाल मैदान का जो है तीसरा उपभाग है। और ये कहा, घग्गर से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई क्या है, 1400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इस मैदान की ढाल जो है वो सामान्यतः उत्तर पश्चिम से लेकर क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों यथा क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। और इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है। तो गंगा के मैदान को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। सबसे पहला तो है ऊपरी गंगा का मैदान। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, दिल्ली से इलाहाबाद का क्षेत्र आता है। और मध्यवर्ती गंगा का मैदान जिसमें क्या आता है, इलाहाबाद से फरक्का तक आता है। और निचली गंगा का मैदान कौन सा होता है, इसके अंदर गंगा का जो डेल्टा प्रदेश आता है जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यों में फैल गया है, तो इसे हम लोग निचली गंगा का मैदान कहते हैं। तो बिहार जो है हमारा वो तब कौन से क्षेत्र में आता है, मध्यवर्ती गंगा के मैदान के क्षेत्र में आता है। उत्तरी पश्चिमी भाग की जो शिवालिक पहाड़ियां है और दक्षिण में जो छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार का अधिकतर भाग जो है वो गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से ही बना हुआ है। और यहाँ गंगा के मैदान को जो है, अब बिहार में भी जो है गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है ये, पहला है उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान में प्रमुख नदियां कौन कौन सी है जो आके गंगा में मिल जाती है, तो पहले तो है गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो कोसी जो है वो नेपाल से आकर जो है वो बिहार में मिलती है। तो कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। और यहाँ से शोक किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नदियों में प्रतिवर्ष जो है बाढ़ आते हैं और इसके कारण यहाँ पे जो है छाड़न झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होते रहता है। और दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां जो है सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। तो ये जो क्षेत्र है सोन, पुनपुन, फल्गु ये सब नदियों का नाम है और ये दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां हैं। और ये दक्षिणी गंगा के जो मैदान की नदियां, इनकी खासियत क्या है कि ये जो है ग्रीष्म काल में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में प्रभावित होती रहती है, लेकिन बरसात के रूप में ये जो है विकराल रूप धारण कर देती है। और इसके जो निम्न क्षेत्र का जो होता है, क्षेत्र होता है मतलब इसी नदियों का जो नीचा वाला क्षेत्र होता है उसको जल्ला या टाल कहा जाता है। और ये जल्ला और टाल जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी है एक
कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या है? बांगर और खादर। तो जो बांगर होता है वो पुराना होता है और जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो पूर्वी मैदान असम के राज्य में सदिया से उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। तो जो सबसे अच्छा मतलब आखिरी पार्ट है, चार भाग तो हम लोग पढ़ लिए, तीन भाग तो ऑलरेडी पढ़ लिया और चौथा भाग जो है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसे हम लोग पूर्वी मैदान भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र विस्तार क्या है कि ये असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। और इस मैदान के जो है पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। तो इस मैदान का क्या है कि सिर्फ पश्चिम भाग को छोड़कर जो तीनों तरफ जो है इसका ऊंचे पहाड़ी भाग है। और इस भाग का जो ढाल है वो क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इस मैदान के मध्य से गुजरती है और इस नदी के बीच जो है स्थित माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो माजुली द्वीप क्या होता है कि जो नदी है, ये नदी है ना, ये नदी प्रभावित हो रही है एक जगह से, फिर यही नदी क्या है एक जगह से कट के जो है फिर ऐसे जाके मिलती है। तो ये बीच वाला क्षेत्र जो है वो द्वीप जैसा बन जाता है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माजुली द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप या नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र का माजुली द्वीप ही है। तो भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को जो है वो चार भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर से क्या है 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े जो है काफी मोटाई में जमा कर दिए हैं और इसी निक्षेप को जो है भाबर कहते हैं। तो भाबर क्या है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब पहाड़ से, जैसे कोई पहाड़ है और यहाँ से जब कोई नदी आती है बह के, तो क्या कहती है अपने साथ जो है बहुत सारे पत्थर के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लेकर आती है। फिर धीरे धीरे यही पत्थर घिसते घिसते क्या है वो बालू बन जाता है। तो जब ये बालू नहीं बनता और ये पत्थर के रूप में ही रहता है, तो ये इस जो क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं, भाबर कहा जाता है। और भाबर क्षेत्र में क्या है छोटी छोटी नदियां जो है वो लुप्त हो जाती है, किंतु जब पट्टी के दक्षिण में जो है नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली क्षेत्र का क्या है निर्माण करती है। तो यही नदियां जब ये क्या है बहती बहती जब इधर आती है तो क्या होता है, तो ये पत्थरों के बीच में से क्या है कि पानी बहुत बार होता है कि नीचे नीचे से बहता है ना, तो दिखाई नहीं पड़ता है। और जब ये नीचे क्षेत्र में जाता है तो वहां क्या होता है नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये जो नीचे का जो कीचड़ वाला क्षेत्र होता है ये क्या कहता है, तराई कहलाता है। और तराई क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन्य प्राणियों से भरे हुए थे। इसी तरह जो राइनोसेरस जो असम के एरिया में पाया जाता है वो तराई एरिया में ही पाया जाता है। तो गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा क्या है पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहां नदियों में क्या है नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। तो नदियों के गंगा मैदान, गंगा का जो मैदान है वहां पे भी क्या हमने बांगर और खादर के बारे में बताया। तो जो ऐसा एरिया है गंगा का क्षेत्र का कि कुछ एरिया में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वहां जो है बांगर, वो क्षेत्र जो है वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, मतलब उस क्षेत्र में भी कभी बाढ़ आता था और बाढ़ में क्या है जलोढ़ मिट्टी आते 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 वो धीरे धीरे वो बहुत ऊंचा हो गया है। अब वहां पे क्या है कि पानी नहीं पहुंचता है, अब जो है दूसरे क्षेत्र में पहुंचता है। उस क्षेत्र को हम लोग खादर कहते हैं। और वहां वहां क्या है कि धीरे धीरे नई जलोढ़ मिट्टी का जो है हर साल निक्षेप होते रहता है। तो ये याद रखना है कि जो बांगर क्षेत्र होता है वहां नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है और इसीलिए क्या है उस क्षेत्र के उस क्षेत्र में क्या होता है कि मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और नए कछारी बाग जो निचले मैदान होते हैं वहां बाढ़ का जल जो है प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है और खादर कहलाता है। इसीलिए खादर जो होता है वो ज्यादा उपजाऊ होता है बांगर की अपेक्षा। और जो है खादर का प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीकरण हो जाता है और गहन कृषि के लिए इसको आदर्श माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है दक्षिण के पठार के बारे में। तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके आकृति की दृष्टि से ये त्रिभुजाकार है, यानी कि ये जो क्षेत्र है भारत का ये दक्षिण के पठार क्षेत्र में आता है। और ये प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। हम लोग पार्ट 1 में ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड था, है ना, किस तरह पैंजिया से ये टूटकर अलग हुए थे। ये
तो ये जो दक्षिण का पठार है उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण ये उत्तर की ओर जो है चौड़ा है और दक्षिण की ओर संकरा है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर है। और इसके उत्तर में कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पे है अरावली है, यहाँ विंध्याचल है और सतपुड़ा की जो है पहाड़ियां है। वहीं पश्चिम में क्या है कि पश्चिमी घाट है और पूर्व में जो है ये पूर्वी घाट है। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियां और गुंबदाकार पहाड़ियां भी है। तो ये जो पठारी भाग है यहाँ पे अनेक चौड़ी घाटियां भी है और गुंबदाकार पहाड़ियां है। इसीलिए इस पठारी भाग को जो है दो मुख्य भागों में बांट लिया है। पहला तो है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो हम लोग अब मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य उच्च भूमि का जो अधिकतर जो भाग है वो मालवा का पठार कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। और ये पठारी भाग जो है पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो मालवा का पठारी जो भाग है वो क्या है, पूरब में क्या है उसका महादेव श्रृंखला है, तो उत्तर पश्चिम में जो है यहाँ पे अरावली है, वहीं मध्य में जो है ये विंध्य श्रृंखला से जो है वो घिरा हुआ है। और इसके पश्चिम में जो है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। और यहाँ जो बहने वाली नदियों में कौन कौन सा है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। मतलब मोस्टली मतलब ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का बीच का जो एरिया है वो मालवा का पठार कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदियां प्रमुख है, जिसमें जो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और इसका जो ढाल है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका ढलान किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और ये भाग जो है पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकीर्ण है। और इसके पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों द्वारा अपवाहित और छोट नागपुर का पठार कहा जाता है। तो इसका जो सुदूर पूर्व, इसके पूर्व साइड में जो भाग होता है उसको हम लोग छोट नागपुर का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस मानचित्र में इसको अच्छे से समझेंगे कि ये जैसे है ये है मालवा का पठार और इसके सुदूर पूर्व में जो है ये छोट नागपुर का पठार है। तो यहाँ पे ये क्या हम लोग पढ़े, ये अरावली है, वहीं ये पूरे पश्चिम में जो है ये रेगिस्तान से घिरा हुआ है। और ये जो है ये सतपुड़ा की पहाड़ियां उसके, और वही यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियां है। नदी में कौन कौन सी है मालवा की, जैसे बेतवा है ना, और कौन कौन से केन है कौन। तो ये जो है हम लोग मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़े। अब इसी में आपको अब आगे भी पढ़ेंगे। तो विंध्याचल के दक्षिण में क्या है कि इनके समानांतर में सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्याचल के दक्षिण में क्या है कि समानांतर में सतपुड़ा पर्वत है और पूरब में क्या है अमरकंटक और छोटनागपुर का पठार है। सतपुड़ा की क्या है कि 1350 मीटर ऊंच धूपगढ़ चोटी जो है वो पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। और इसी क्षेत्र में जो है छोटनागपुर का पठार भी जो है एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। और इसका विस्तार जो है बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। और इसी पठारी क्षेत्र में पठारी भाग में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदियां खास है कि दामोदर है, सोन है और स्वर्ण रेखा नदियां जो है ये छोटनागपुर के पठारी भाग में बहने वाली नदियां हैं। इसका पश्चिमी मध्यवर्ती भाग जो है वो 1100 मीटर ऊंचा है, जिसे हम लोग पात क्षेत्र या पाठ क्षेत्र भी कहते हैं। और छोटनागपुर जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है और रांची का पठार जो है इसके पूरब में है। तथा इसकी जो ऊंचाई है औसत इतनी है 600 मीटर है। और तीसरा जो है पठार निचले हजारीबाग का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितना है 300 मीटर है। और हजारीबाग के पठार में ही क्या है कि यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची जो है, जो क्या है गिरिडीह जिले में आता है। तो इसको हम लोग इस मैप को एक बार और देखते हैं। जैसे ये छोटनागपुर का जो है ये पठार है और यहीं पे क्या है कि छोटनागपुर का पाट क्षेत्र है और रांची का पाट क्षेत्र भी है। ये जो है सतपुड़ा की पहाड़ियां है और इसी जो है ये विंध्याचल। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में क्या है तापी की घाटी है और नर्मदा और तापी जो है दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटियों से निकली है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा और तापी। अरावली की जो पहाड़ियां है वो दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है और दिल्ली के निकट इसे क्या है दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 300.920 मीटर तक है,
किंतु दक्षिण पश्चिम में जो है आबू के निकट इसकी ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट आबू के गुरु शिखर जो है, मतलब माउंट आबू जो शिखर है, जो आबू जो पर्वत है उसके जो है सबसे ऊंची चोटी है, उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। दक्कन का पठार, अब हम लोग पढ़ेंगे दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार को जो है हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। और ये जो है किस चीज से बना हुआ है, तो ये लावे से निर्मित है और इसका जो निर्माण लगभग जो है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल या इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। इसके अंतर्गत क्या है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ जो है लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई जो है वो कितनी है, 2134 मीटर तक है, किंतु पूरब और उत्तर की ओर इसकी गहराई जो है वो अपेक्षाकृत कम है। तो इसका जो है अनुमानित गहराई, लावा की अनुमानित गहराई मतलब ये कितने गहराई तक लावा से बना हुआ है, तो 2134 मीटर तक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो क्या है क्षेत्र विस्तार इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आता है। पश्चिमी घाट जो है वो उसका पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में जो है कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और इसे हम लोग जो है सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ जो है 4 प्रमुख दर्रे जो हैं, जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शीनकोटा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में। जैसे यहाँ पे जो है प्रमुख दर्रे जो है ना, तो सबसे पहले जो ये एक नंबर यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये थालघाट का दर्रा है। दूसरा जो है ये भोरघाट का दर्रा है। नीचे जो आ जाए यहाँ पे ये पालघाट का दर्रा है। वहीं जो है इसके नीचे जो है ये सेनाकोटा दर्रा है। और 5वें नंबर पर ये दोदा बेटा की चोटी है। और यहाँ जो अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच और ये जो है कार्डमम की पहाड़ियां है, नीलगिरी, और इसी के बीच में जो है यहाँ पे अनाईमुदी चोटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये पश्चिमी घाट के जो ढाल है वो बहुत ही खड़े ढाल है यहाँ पे। और पश्चिमी तटीय का ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तटीय का संकरा मैदान है। और चौड़ी पूर्वी तटीय मैदान जो है ये जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। वहीं पूर्वी घाट के जो खड़े ढालों में जो है नल्लामलाई की पहाड़ियां आती है। तो यहाँ हमने 4 प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ा, उसे मैप में भी देखा। तो दक्षिण की ओर जो है पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। तो ऐसे आती है और ये यहाँ पे जाके क्या है फिर पर्वत नीलगिरी की पहाड़ी द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। तो जैसे ये भारत का मैप है, तो इसी तरह ये घाट फिर यहाँ से आके मिलके फिर इनसे मिल जाती है। पश्चिमी घाट जो है ये पूर्वी घाट से मिल जाती है और जो इन लोग का मिलने का पॉइंट है वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा की चोटी है, जो कितनी है 2670 मीटर ऊंची है। लेकिन दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, अनाईमुंडी की चोटी है ना। वो कितना है 2695 मीटर है। हम लोगों ने मैप पे ऑलरेडी देख लिया है कि कहाँ है अनाईमुंडी की चोटी। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिणी पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट तक पर्वत फैले हुए हैं। तो ये बहुत खास है यहाँ पे कि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर ही जो है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर, कितना 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। और ये जो है पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। तो क्या है कि ये पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। जो पूर्व घाटी की जो घाट क्या है वो अत्यधिक कटा छटा है और ये पहाड़ियों के रूप में है। तो उड़ीसा में जो है महेंद्रगिरी का पर्वत, आंध्र प्रदेश में नलामलाई का पर्वत, पालकोंडा तथा तमिलनाडु का जो अनामलाई, पचामलाई, शिवराय, पलनी तथा वेलंगिरी जो है ये पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां है। और ये क्या अत्यधिक कटा छटा है। ये पहाड़ियां जो है महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक है। ये नदियां जो है उपजाऊ मैदान और डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम लोग जो है जानते हैं कि जो कृष्णा और कावेरी के बीच जो है का क्षेत्र है या फिर गोदावरी और कृष्णा की नदी के बीच का जो क्षेत्र है
उसको हम लोग दोआब रीजन के नाम से भी जानते हैं और ये अत्यधिक जो है उपजाऊ क्षेत्र है। चौथा है तटीय मैदान। तो दक्षिणी पठार के दोनों किनारे पर जो है वो तटीय मैदान का विस्तार है और इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के दो बड़े भाग है और ये कौन कौन से हैं? ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तर में जो है खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, जिसे कोमोरिन अंतरीप भी कहते हैं, वहां तक फैला हुआ है और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 10.60 किलोमीटर है। कितनी है इसकी चौड़ाई? 10.60 किलोमीटर है और इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां जो है वो अत्यधिक तीव्र गति से बहती है और इसमें जो नदियां हैं उसमें जो उसका बहाव गति होता है वो बहुत तीव्र होता है। इसीलिए नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है और इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलोर और कोची के बंदरगाह में जो है बंदरगाह भी जो है ऐसे ही लैगून पर स्थित है। लैगून क्या होता है? जैसे समुद्र से ही, क्या ये समुद्र है? ये पूरा क्षेत्र, ये भारत है, वहां ये समुद्र है। तो क्या होता है, कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जैसे यहाँ एक बहुत पतला सा बन के फिर ऐसे है, ऐसे मतलब थोड़ा सा पानी जाके यहाँ फिर झील से बन जाता है, तो ये लैगून कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ क्या है, अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जो है वो कोंकण है। कोंकण क्या है? गोवा में है और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान भी कहा जाता है। नदियों की गति जो है तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदी द्वारा मुहाने पर ज्वारनदमुख या एस्चुअरी का विकास हुआ है। तो क्या होता है, नदियों का गति जो है बहुत तीव्र होता है, तो क्या है, नदियों के बीच में जो सिल्ट है वो जमा नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो समुद्र के वहां पे जाके मिलती है तो उसके मुहाने पर क्या है कि ज्वारनदमुख या एस्चुअरी का विकास होता है और नदियों के तीव्र गति के कारण ये मैदान भी जो है वो काफी कटा छटा है। पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा जो है थोड़ा चौड़ा है और इसकी चौड़ाई जो है 160 से लेकर 350 किलोमीटर तक है और ये भाग जो है उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी के केमोरिन अंतरीप तक फैला हुआ है और इस मैदान का जो है निचला भाग क्या है? डेल्टा है और इसके ऊपरी भाग अधिकांशतः जो है वो नदियों के निक्षेप से बना हुआ है। इसके निचले भाग में कौन कौन सी नदी आती है? जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के जो है नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है और इस मैदान के तट के निकट फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ जो है छिछला लैगून निर्मित है, जिसे कि हम लोग झील की भी संज्ञा देते हैं और इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जो है गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। अब हम लोग जो है कि भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के पश्चिम में जो है एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे हम लोग भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं और ये 644 किलोमीटर लंबा 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है और ये प्रायः जो है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ जो है वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है और बरसात के मौसम में कुछ नदियां जो है वो नजर आती है जो कि कुछ समय के बाद बालू में ही विलीन हो जाती है। तो ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी पढ़े, इसमें से सबसे जो प्रमुख एग्जाम्पल दिया जाता है वो लूनी नदी का दिया जाता है। यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का जो है विस्तार बहुत अधिक है और यहाँ की जो एकमात्र बड़ी नदी है वो लूनी है। ये भारत में अंत प्रवाह की जो है सबसे लंबी नदी है और इस नदी का अंत जो है वो कच्छ के रण में हो जाता है। तो ये है भारतीय मरुस्थल के बारे में। और जो है सबसे आखिर में हम लोग पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में कि भारत की जो समुद्र सीमा है उसके अंतर्गत लगभग 1256 द्वीप है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में समुद्र सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप है, तो इसकी संख्या जो है वो 1256 है और ये मुख्यतः कितना है? 2 समूह में बांटा गया है। जैसे बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है वो कितना है? 572 द्वीप है जिसमें 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। वहीं अरब सागर में कितना है? 47 द्वीप है और इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में भी जो है अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप है। इसी प्रकार गुजरात, केरला और महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है।
तो बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप को कहे समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है और इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल जो है 2 भागों में बांटती है। यह द्वीप जो है जलमग्न पर्वतों के है ऊपरी भाग में है और भारत के सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जो है कि 10 डिग्री चैनल जो है इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटती है। और जो यहाँ पे और खास बात क्या है कि जो इंदिरा पॉइंट है उसका क्या है, ये 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जब दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी तो ये क्या है पूर्णतः डूब गया था, किंतु अब जो है अपनी पूर्व स्थिति में यह फिर से प्रकट हो गया है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप शामिल है और पूरा द्वीप समूह जो है वो प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है वो किससे बना हुआ है? ये प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है और ये 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वो क्या है कि वो 10 डिग्री चैनल से क्या है इसको 2 भागों में बांटा गया है और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है उसको 11 डिग्री चैनल्स के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ क्या है ये एक दूसरे के पूरक भी है और हमारे जो है प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो जल और वर्णों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान जो है वो अन्न का भंडार है। वर्तमान में जो एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार के गंगा बेसिन द्रोणी में जो है खनिज तेल का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान जो है प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है और दक्षिणी पठारी भाग जो है खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। और तटीय मैदान जो है वो चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। तो इस प्रकार ये भौतिक विविधताएं जो है वो भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार है। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है यहीं पे एंड हो रहा है। अब इसका जो एमसीक्यू है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत में कौन सी ऐसी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग सब जानते हैं, क्या है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो इसका उत्तर भी आप लोग जानते हैं, क्या है? शिवालिक है। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सैडल चोटी जो है, सैडल चोटी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है पार्ट 1 में। तो सैडल चोटी जो है उसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 642 मीटर है। और भारत का जो है सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। और यहाँ पर जो है कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये जो है आप लोग चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इसको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पसंद आता है इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।